हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनदर सेशन ऑफ डेली 5 MCQ सीरीज़। तो आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर सेल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है आपका, इट इन्वॉल्व्स द टारगेटिंग ऑफ रैपिड डिवाइडिंग सेल कैंसर सेल्स often leading to programmed cell death or apoptosis. This cell death underlies the unpleasant side effect of chemotherapy such as painful inflammation of oral cavity and guts, the nausea, diarrhea, anemia and hair loss. तीसरा statement, it involves attaching drug to antibodies designed to recognize protein predominantly found in cancer cells. आंसर बताएंगे आप? Only two second statement is correct. ये बोल रहा है कि टारगेट प्रोग्राम सेल डेथ करता है, लीडिंग टू रैपिडली डिवाइडिंग एपोप्टोसिस होता है इसमें, टारगेटिंग द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। नो, ये जो कीमोथेरेपी होता है ये बहुत जनरल होता है, ये जो आपके नॉर्मल सेल होते हैं उस पर भी जाके इफ़ेक्ट करता है और जो आपके कैंसरस सेल होते हैं उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसी और इसकी वजह से ही जो ये जनरल होता है और आपके जो हेल्दी सेल होते हैं उस पर भी जाके टारगेट करता है, तो उसकी वजह से इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट हैं कि कैविटी और गट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, नोज़िया होता है, डायरिया होता है, एनीमिया होता है और सबसे आप सबने देखा ही होगा हेयर लॉस हो जाता है और वेट लॉस भी होता है इसकी वजह से। तो ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कीमोथेरेपी की वजह से। तो ये स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोलता है कि ये रिकॉग्नाइज प्रोटीन जो सेल होता है कैंसरस सेल पे उसको रिकॉग्नाइज करके किल करता है। नहीं, ये गलत है। ये तो जनरल किलिंग प्रोसेस है इसका। तो ये जनरल प्रोसेस से किल करता है कैंसरस सेल को। तो ये ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो ये जो पहला स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट है, ये एक होता है एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, ADR बोलते हैं उनको। ये जो होता है एंटीबॉडी होता है, इस पे ड्रग अटैच कर देते हैं, जैसे ड्रग अटैच कर देते हैं और ये जो है ये कैंसर सेल पे जाके अटैच होता है। ये स्पेसिफिक होता है बिल्कुल। इस पे एक प्रोटीन अटैच होता है जो कैंसर सेल पे जाके अटैच होगा उसके जो टारगेटेड कैंसर सेल पे और उसको किल करेगा। तो ये बहुत टारगेटेड रहता है और इसके साइड इफ़ेक्ट इसी वजह से कम होते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट इसके लिए ADR के लिए करेक्ट होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू एंजल टैक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंजल टैक्स इज एन इनकम टैक्स levied at a rate of 50% when an unlisted company issued shares to an investor at a price higher than its fair market values. दूसरा स्टेटमेंट, एंजल टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेजिडेंट इन्वेस्टर्स। तीसरा स्टेटमेंट, recently the finance ministry exempted investor from 21 countries from angel tax levied for non-residents investment in Indian startup. आप आंसर बताएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंजल टैक्स होता है वो 50% नहीं होता है, ये 30% होता है। अनलिस्टेड जो कंपनी होती हैं, अनऑथराइज होती जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उस पर 30% टैक्स लगाते हैं क्योंकि वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए 30% उस पर टैक्स लगता है जिसको हम एंजल टैक्स बोलते हैं और ये अनलिस्टेड कंपनी पे ही लगता है। तो पहले जो होता था ये रेजिडेंट इन्वेस्टर पे ही केवल लगता था, लेकिन 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें तब से ये फॉरेन जो कंपनीज़ हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन पे भी लगता है। तो ये लिखा है कि ओनली रेजिडेंट, तो इसलिए ये सेकंड इनकरेक्ट हो गया। जो पहला है वो भी इनकरेक्ट है। और तीसरा कहता है कि जो 21 कंट्रीज़ एग्जम्प्टेड हैं इस टैक्स से। तो यस, 2023 में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज़ थी उस पे भी लगा था, लेकिन 21 कंट्रीज़ को उसमें से बाहर निकाल दिया गया था, जिसमें से कंट्रीज़ लाइक UK, US, फ्रांस, ये सारे कंपनीज़ जो इन देशों की जो कंपनीज़ हैं उनको एक्सटेम्प्ट किया गया है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिगार्डिंग द अमेंडमेंट टू द
Aircraft Rule 1937 consider the following statement. Amendment can play a crucial role in enhancing aviation safety. दूसरा statement, amended licensing process and the removal of redundant rule can contribute to a more business friendly environment. तीसरा statement, the amendments align Indian aviation regulations with the International Civil Aviation Organization ICAO standard. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, आंसर बताएंगे आप. इसके तीनों ही करेक्ट हैं और तीनों ही जनरल स्टेटमेंट हैं. जो एयरक्राफ्ट रूल 1937 है, इसकी जो है वो क्रूशियल एविएशन सेफ्टी के लिए ही है. तो पहला तो अमेंडमेंट हुआ है अभी इसमें, और ये इसके एविएशन सेफ्टी में हेल्प करेगा. तो ये पहला जनरल स्टेटमेंट है, तो ये ऐसे ही करेक्ट होना था. दूसरा जो है, ये अमेंडमेंट होने के बाद ये थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली हो गया है. तो ये दूसरा भी जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट है. और तीसरा है कि ये जो है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन पे ही अलाइन हो गया है. जैसे हमारा जो इंडियन एविएशन रूल था और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन रूल है वो ऑलमोस्ट अलाइन हो गया, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, मतलब इजी हो गया है. तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड इज़ करेक्ट. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4, ये तमिल भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है एंड इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. तो पहला स्टेटमेंट है, अल्वर्स वेयर ए ग्रुप ऑफ 12 शिव सेंट पोइट्स. द नयनार्स वेयर द ग्रुप ऑफ 63 वैष्णव सेंट पोइट. थर्ड, उद्धवास वेयर द हाईएस्ट पोइट्स इन तमिलनाडु हिंदू टेम्पल. आप आंसर बताएंगे. इसमें सारे इनकरेक्ट हैं, कोई भी करेक्ट नहीं है. पहला जो है अल्वर्स जो है वो वैष्णव सेंट पोइट हैं. ये शिव सेंट पोइट लिखा हुआ है तो इसलिए ये गलत है. और ये 12 वैष्णव सेंट पोइट है, तो ये पहला इनकरेक्ट है. दूसरा है नयनार्स वेयर द ग्रुप ऑफ 63 वैष्णव सेंट पोइट. तो ये वैष्णव सेंट पोइट नहीं है, ये शिव सेंट पोइट है, शिव सेंट पोइट है. दूसरा जो नयनार्स है वो 63 शिव पोइट है जो हाइमन वगैरह लिखते हैं, हाइमन पोएम वगैरह शिव की भक्ति में लिखते हैं ये. तो दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया. तीसरा है ओदोवार्स वेयर द हाईएस्ट प्रीस्ट इन तमिलनाडु हिंदू टेम्पल्स. नहीं, ओदोवार्स ये प्रीस्ट नहीं है, ये एक तरह के लोग हैं और भक्त हैं जो शिव के प्रीच में शिव के भक्ति में लीन रहते हैं और ये उन पोएम गाते हैं. जैसे भक्ति मूवमेंट चलता था 6 to 9 सेंचुरी में जो तमिलनाडु में शुरू हुआ था, तो उसी का एक ये सेक्ट है. जो ये ओदवार हैं वो शिव हाइमन गाते हैं और मंदिरों में जा के ये हाइमन गाते हैं, जगह जगह अपना हाइमन गाते हैं, लेकिन ये सेंट नहीं होते हैं. तो इसलिए ये भी गलत है कि ये हाईएस्ट प्रीस्ट होते हैं, ये प्रीस्ट नहीं होते हैं. तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, विद reference to Sinai Peninsula, consider the following statement. Sinai Peninsula is a triangle shaped peninsula in Israel. दूसरा स्टेटमेंट है, पेनिनसुला इंक्लूड्स द स्विस कैनाल विच इज ए मैन मेड वाटरवेज दैट कनेक्ट मेडिटेरियन सी टू द पर्शियन सी. आपको आंसर बताना है. इसमें दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नाइदर वन नॉट, क्योंकि जो सिनाई पेनिनसुला है वो इजराइल में नहीं है, ये इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट में है. तो ये ट्रायंगल शेप है बट इजिप्ट में है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. दूसरा स्टेटमेंट है, पेनिनसुला स्विस कैनाल मैन मेड तो है बट ये मेडिटेरियन सी को पर्शियन सी से कनेक्ट नहीं करता है, ये रेड सी से कनेक्ट करता है. तो एक बार चलो इसका मैप देख लेते हैं. ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का पार्ट है. ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इजिप्ट है, ये भी इजिप्ट का पार्ट है. और ये रहा इजराइल इससे बॉर्डर शेयर करता है. और ये जो है गल्फ ऑफ स्विस, ये है, ये गल्फ ऑफ स्विस है और ये मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे रेड सी है. तो ये स्विस कैनाल किसको कनेक्ट करता है, यहाँ से ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है. तो इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है.